हाय बच्चों, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्रांसफार्मर का एक विशेष टॉपिक, जिसमें आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए और इसमें प्रत्येक प्रश्न पर बारीकी से विचार किया गया है। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बीच में स्किप मत करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा यहाँ पर देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बताता है? बुकोल्ज रिले, ये लिखा है बुकोल्ज रिले किसमें स्थापित किया जाता है। तो हम ध्यान देंगे, जो बुकोल्ज रिले होता है, जो बुकोल्ज रिले होता है ये किसमें स्थापित किया जाता है, इस बात पर विशेष विचार करेंगे। और देखिए यहाँ पर बुकोल्ज रिले होता क्या है। सबसे पहली बात यही है आपकी, जो बुकोल्ज रिले होता है ये ट्रांसफार्मर में केवल स्थापित किया जाने वाला एक छोटा सा रिले है, जिसे केवल तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। तो बेटा यहाँ आपका वायु गलत हो जाएगा, गैस गलत हो जाएगा और जल शीतलित गलत हो जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन केवल निकलेगा 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, स्टार 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 परिणामित्र का उपयोग कब किया जाता है। ये एक बात याद रखना, जब स्टार स्टार ट्रांसफार्मर रहेगा तो केवल बैलेंस की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा आपके आंसर होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का उपयोग कब किया जाता है। तो बेटा यहाँ याद रखना, डेल्टा स्टार जो ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग बैलेंस और अनबैलेंस दोनों स्थितियों में किया जाता है। इसका उपयोग पहला, दूसरा और तीसरा रॉन्ग होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है। तो ट्रांसफार्मर में बेटा जो लीकेज फ्लक्स होता है ये सामान्यतः भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इसको आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ट्रांसफार्मर में ध्वनि लेवल, याद रखना कौन सा लेवल है, ध्वनि का लेवल। ध्वनि लेवल किस टेस्ट से ज्ञात किया जाता है। याद रखना, संपूर्ण टेस्ट के द्वारा हम ताप, क्या इसके द्वारा हम ताप ज्ञात करते हैं। ठीक है। फुल लोड टेस्ट के द्वारा ये नहीं ज्ञात किया जा सकता है, और ए बी दोनों तो कभी नहीं हो सकते हैं। आपका एक टेस्ट होता है टाइप टेस्ट, इसके द्वारा बेटा क्या करते हैं, इसके द्वारा जो है ध्वनि का लेवल जो है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, उच्च केवीए के ट्रांसफार्मर की निम्न वोल्टेज साइड कौन सी कुंडलन की जाती है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका आंसर हो जाएगा ए। जो उच्च केवीए के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसकी निम्न वोल्टता की कुंडलन के साइड हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं, हेलिकल कुंडलन करते हैं। इसमें मस कुंडलन नहीं होती है, सिलिंड्रिकल भी नहीं होती है और वेव बाइंडिंग होती है। बेटा जो वेव बाइंडिंग होती है ये किसके लिए होती है, ये डीसी मशीनों के लिए होती है, जबकि जो सिलिंड्रिकल है बेलनाकार ये बड़े ट्रांसफार्मर के लिए होती है। मस कुंडलन जो होती है ये मस कुंडलन अल्टरनेटर के लिए होती है। किसके लिए होती है, ये होती है आपकी प्रत्यावर्तकों के लिए। ठीक है ना, प्रत्यावर्तकों के लिए मस कुंडलन उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर में उपयोगी किलोवाट, ये हाई फ्रिक्वेंसी होता है, इसमें किलो या मेगा हर्ट्ज में जो फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी पर कार्य करने वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें बेटा एयर कोर उपयोग में लाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर का कोड कैसे बनाया जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर ई टाइप के, एल टाइप के और स्टील कोड, इनका सबका मतलब है ये सिलिकॉन स्टील के कोड बनते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना।
और जब बात आपकी एयर कोर की आएगी तो यहाँ एयर कोर के स्थान पर हम किसका, फेराइट का कोर लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो एयर कोर जो होता है ये किसका होता है, ये फेराइट का बना होता है। इसकी चुंबकशीलता जो होती है बेटा, म्यू आर की वैल्यू जो होती है ये बहुत ही सर्वाधिक होती है, कह सकते हैं ये चुंबकशीलता होती है ये सर्वाधिक होती है। ठीक है, याद रखना। फेराइट को फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण भार पर ताम्रहानियां 2400 वाट, तो अर्धपूर्ण भार पर ताम्रहानियां कितनी होंगी। यहाँ बेटा बोला है कि अर्धपूर्ण भार पर, ये हाफ लोड है, हाफ लोड पर ताम्रहानियां की गणना पूछी है यहाँ पर, और यहाँ पर पूर्ण भार पर ताम्रहानियां दी गई हैं। तो यहाँ पर जो 1/2 भार पर 1/2 भार पर जो ताम्र हानियां होंगी, ठीक है ना, कौन सी हानियां, ताम्र हानियां होंगी, तो ये हानियां कितनी होंगी। यहाँ पर देखेंगे जो ताम्र हानियां होंगी, ये हानियां होंगी जो आपकी पिछली, या हम कहेंगे कि जो भार होता है, भार और इंटू 1/2 का स्क्वायर, जो यहाँ पर जितना भार दिया गया है इसका हम स्क्वायर करते हैं, अर्ध भार दिया गया है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2400, और यहाँ 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 1/4, 4 से इसको काट देंगे तो आपका 6 आएगा, तो वैल्यू बनेगी आपकी 600 वाट। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन उपयोग करके करने से क्या कम होता है। तो सिलिकॉन स्टील की अगर लेमिनेशन को बेटा यहाँ पर क्रोड भी कह सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर की जो पत्तियां होती है, ई आई एल वी यू, ये जो पत्तियां होती हैं इनको लेमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो लेमिनेशन जो सिलिकॉन मिलाने से इसमें लेमिनेशन में क्या कम हो जाता है बेटा, याद रखना, हिस्टैरिसीस हानियां इसमें कम हो जाती हैं, एडी करंट कम नहीं होती है। एडी करंट जब इनके ऊपर हम वार्निश की पतली लेयर लगाते हैं तो एडी करंट कम होती है। जबकि आयरन लॉस जो होता है, आयरन लॉस तो ये दोनों मिला करके आपका आयरन लॉस मिलता है, तो आयरन लॉस तो एकदम नहीं होगा। ताम्रानियां तो कभी नहीं हो सकती हैं बेटा, जो ताम्रानियां होती हैं ये क्रोड में नहीं होती हैं, ये किसमें होती हैं, ये ताम्रानियां जो होती हैं ये कुंडलन में होती हैं। किसमें होती हैं, कुंडलन में ताम्रानियां होती हैं। ठीक है बेटा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दो कुंडलन ट्रांसफार्मर की अपेक्षा ऑटो ट्रांसफार्मर का लाभ क्या है। तो बेटा जो डबल कुंडलन का ट्रांसफार्मर होगा इसमें क्रोड भी ज्यादा होगा, तार भी होगा, तेल भी ज्यादा होगा, परंतु यहाँ पर जो बेसिक रूप है, तो यहाँ जानते हैं कि इसमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका निर्माण हम किसके लिए करते हैं, इसका निर्माण करते हैं ताम्र की बचत के लिए। ठीक है, ताम्र की बचत के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ताम्र की बचत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ताम्र की बचत करने से आपका किस पदार्थ का बचत होगा, जो कुंडलन होती है, ठीक है ना, जो कुंडलन होती है वो तांबे की बनती है। तो कुंडलन का जो पदार्थ, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका तांबा है, ठीक है ना, कुंडलन का पदार्थ है जो तांबा है, तांबे की बचत होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा आंसर आपके रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक 3 फेज सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कुंडलन उपयोग की जाती है। इसका आंसर है बेटा, ध्यान देना, जो सेल प्रारूपी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम सैंडविच वाइंडिंग उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन सी वाइंडिंग, सैंडविच वाइंडिंग उपयोग करते हैं। यहाँ पर हेलिकल, सिलेंड्रिकल और तरंग वाइंडिंग नहीं होगी। आंसर आपका बनेगा जाके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में क्या ज्ञात किया जाता है। तो ओपन सर्किट के द्वारा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था OIL। तो ओपन सर्किट के द्वारा आयरन लॉस ज्ञात करते हैं SSC। शॉर्ट सर्किट के द्वारा कौन सा लॉस ज्ञात करते हैं, कॉपर लॉस। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट होता है, और ये क्या होता है, ये कॉपर होता है। ठीक है ना, कॉपर लॉस होता है। और जबकि जो ये होता है ये ओपन सर्किट होता है। ठीक है ना, ये ओपन सर्किट होता है। और ये क्या होता है, ये होता है बेटा आयरन लॉस। ठीक है ना, आयरन लॉस। ठीक है,
तो OIL के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि ओपन सर्किट जो होता है इसके द्वारा हम आयरन लॉस ज्ञात करते हैं, जो शॉर्ट सर्किट होता है इसके द्वारा हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। यहाँ क्या दिया गया, ओपन सर्किट दिया गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की स्थिति में आपका हो जाएगा आयरन लॉस। तो आयरन लॉस यहाँ पर कहाँ दिया गया है बेटा, कोर हानि को ही हम आयरन लॉस कहते हैं। काम हो नहीं सकता है, अमर धारा इकलौती नहीं हो सकती है, वायु घर्षण इसमें ट्रांसफार्मर में वायु घर्षण हानि होती ही नहीं है। ये रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है किस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी सदैव क्लोज रखी जाती है। तो बेटा याद रखना, जो आपका सीटी होता है, क्या होता है, सीटी जो धारा परिणामित्र होता है, इसकी सेकेंडरी को हमेशा क्लोज रखा जाता है। मान लीजिए कि इसकी सेकेंडरी के साथ में जुड़ा एमीटर जो मोटे तार और कम फेरों की कुंडली का होता है, यदि ये एमीटर खराब हो जाए या जल जाए, तो यहाँ से मान लीजिए ये ब्रेक डाउन हो जाए, तो क्या करते हैं, एक मोटे तार के द्वारा सीटी के दोनों टर्मिनल को परस्पर संयोजित कर दिया जाता है। सीटी की कंडीशन क्या होगी, तो बेटा जो सीटी होता है इसकी प्राइमरी में एक या दो फेरे होते हैं, जबकि इसकी द्वितीय कुंडलन में बहुत सारे फेरे होते हैं। जो सीटी होता है ये क्या होता है, ये सीटी एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसमें वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा और करंट का वैल्यू द्वितीयक में कम होता है। सीटी में बेटा जो करंट होती है ये आपकी 1 एम्पियर या 5 एम्पियर होती है। जो उच्च वोल्टता की लाइनें हैं, अति उच्च वोल्टता की लाइनें, उनकी सीटी 1 एम्पियर की, मध्यम और निम्न वोल्टता की लाइनें होती हैं, उनकी सीटी 5 एम्पियर की होती है। प्राइमरी में आपकी धारा और वोल्टेज कुछ भी हो सकती है, परंतु इस साइड में नियत होता है, या तो आपकी 1 एम्पियर होगी या 5 एम्पियर। निम्न और मध्यम के लिए 5 एम्पियर और उच्च के लिए सामान्यतः 1 एम्पियर की सीटी स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यदि किसी ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन, तो जब रेगुलेशन शून्य होगा बेटा, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बनेगा आपका ए। जब रेगुलेशन शून्य होगा बेटा तो लीडिंग शक्ति गुणक प्रदान करेगा ट्रांसफार्मर, लैगिंग नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा, अनंत भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मानक वोल्टेज भारत में नहीं है। याद रखना 122 की वोल्टेज भारत में मानक नहीं है, जबकि ये 132, 400, 333 केवी, इसके बाद 11 केवी, इसके बाद 765 केवी। अगर डीसी की लाइन है तो प्लस माइनस 800 केवी तक भारत में ये सभी मान्य संचरण लाइनें हैं। इसका आंसर आपका बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑयल का ज्वलन बिंदु। ज्वलन मतलब होता है फ्लैश, क्या होता है, फ्लैश होता है। तो फ्लैश पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है बेटा, तो ट्रांसफार्मर का जो फ्लैश पॉइंट होता है ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखना ये पेपर में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नियम के अनुसार ट्रांसफार्मर कॉइल का परीक्षण किया जाता है। तो याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको बढ़िया से अपना याद कर लेना बेटा। इसका आंसर आपका ए होगा। IS अनुपात 1866 1961 के द्वारा हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको टेस्ट करने के बाद इसको ट्रांसफार्मर टैंक में भर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रांसफार्मर तेल परीक्षक टैंक का परिमाप क्या होता है। तो बेटा याद रखना इसकी लंबाई जो होती है वो 100 mm होती है, चौड़ाई जो होती है 90 mm होती है, और ऊंचाई होती है 50 mm। अर्थात आपका आंसर जो है वो बनेगा जाकर के पहला। तो ये होगा कैसा, इसकी कंडीशन देख लेंगे बेटा। ये कुछ इस पोजीशन में बना रहेगा, इस पोजीशन में ये बना रहेगा, ठीक है यार। इसकी ये कंडीशन याद रखेंगे, है ना। तो इस पोजीशन में ये बना रहेगा, तो इसके बाद इसको कुछ ऐसे बना लिया जाएगा, ऐसे बना लिया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक ढक्कन होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं दोनों साइड में, ये गोले होते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर तेल भर दिया जाता है। कहाँ तक, इसकी ये ऊंचाई जो है ये 50 mm रखी जाती है, और ये तेल 40 mm तक इसमें भर दिया जाता है। जबकि इन दोनों गोलों के बीच में 4 mm का जो अंतर होता है वो रखा जाता है, ठीक है बेटा। और जो गोले होते हैं ये कितने के होते हैं, ये होते हैं आपकी 13.5 mm व्यास के गोले होते हैं। इसको हम ट्रांसफार्मर तेल टैंक परीक्षक भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल परीक्षण टैंक में टैंक के इलेक्ट्रोड किस धातु के बने होते हैं? तो बेटा जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं ये अर्धचंद्राकार या फिर अर्धचंद्राकार या फिर कैसे वृत्ताकार हो सकते हैं। तो ये टैंक होता है, इसमें इन्हीं को स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, याद रखना इनको। इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। ब्रास स्टील, मतलब जो ब्रास जो होता है वो क्या होता है, ब्रास जो होता है ये पीतल होता है। ठीक है ना, स्टील आप जान ही रहे हैं, कॉपर को तांबा कहते हैं। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो बेटा याद रखना, पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। जो कार्बन इस्पात होता है, कार्बन इस्पात के द्वारा वो कठोर बनाया जाता है, इसके द्वारा ही क्या बनाए जाते हैं, कर्तन औजार। ठीक है बेटा, क्या बनाए जाते हैं, कर्तन औजार। इनको कटिंग टूल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इनको कटिंग टूल्स के नाम से भी जाना जाता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मृदु इस्पात, अंश इस्पात, मृदु इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसका आंसर आपका 21 का आंसर जो है पहला रॉन्ग होगा, इसके बाद सेकंड भी रॉन्ग होगा। बेटा 0.15 से 0.25% रखा जाता है, याद रखना, और बाकी ये रॉन्ग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? याद रखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल ने 2015 में जेई के पेपर में पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन को कुछ घुमाया था थोड़ा सा। वो कैसे घुमाया था, ये पूछा था कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पर सिल्वर जो होती है इसको हम एजी कहते हैं, अर्जेंटम, और इसी को बेटा चांदी कहा जाता है। तो जो कौन सा जर्मन सिल्वर होता है इसमें चांदी नहीं पाई जाती है, चांदी का परसेंटेज बेटा 0 होता है। याद रखना, इसका परसेंटेज पूछा गया था, जर्मन सिल्वर में चांदी कितने प्रतिशत होती है या सिल्वर कितने परसेंट पाई जाती है, तो 0% पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, इसमें कॉपर, जिंक और निकेल, इन्हीं तीनों के द्वारा ही जर्मन सिल्वर का निर्माण कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का उबाल बिंदु कितना होता है? तो बेटा एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि एल्युमिनियम का गलनांक जो होता है, गलनांक इतने पर एल्युमिनियम गल जाती है या पिघल जाती है, गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गलनांक बात अलग है, किसी भी वस्तु को हम रखेंगे और गला देंगे तो पिघल तो जाएगी, परंतु उस टेम्परेचर पर उबलती नहीं है, उबलेगी ये किस पर, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा एल्युमिनियम का उबाल बिंदु पूछा गया है, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। तो यहाँ आंसर आपका बनेगा 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर। और जो ये दिया गया है 960, ये चांदी का गलनांक दिया गया है। ठीक है ना, याद रखना, ये चांदी का गलनांक दिया गया है, जबकि जो 1500 दिया गया है ये आपका लोहे का गलनांक है। ठीक है, लोहे का गलनांक ये बेटा एग्जैक्ट 1500 नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1530 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लोहे का गलनांक होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बेटा याद रखना, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, और इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10 हो गया। अब बेटा तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये एक अच्छी धातु है। हम कह सकते हैं 1, 2 और 3 जिन धातुओं की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम अच्छे चालक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है ना, अच्छे चालक की श्रेणी में रखते हैं, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन जिन धातुओं की कक्षा में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना, उनको हम अर्धचालक कहते हैं, याद रखना। और जिसकी अंतिम कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कैसी मिश्रित, इन धातुओं को हम अर्धधातु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना, जो आपका पारा होता है Hg, इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है,
हाइड्रोजन जो होता है बेटा इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, जो हीलियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, और जो लिथियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। इनको याद रखेंगे। जो लिथियम होता है इसके द्वारा बैटरियों के निर्माण किए जाते हैं, ठीक है ना। जो लैपटॉप या मोबाइल फोन में जो बैटरी लगी होती हैं उनका निर्माण करते हैं। जो हीलियम होता है इसका उपयोग हम मशीनों को ठंडा करने के लिए भी कर सकते हैं, जबकि सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम ही पाया जाता है। ठीक है बेटा। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है, जिसकी पहली कक्षा अधूरी है क्योंकि इसकी पहली ही कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम जो होता है ये आवर्त सारणी का दूसरा कक्ष है, दूसरा तत्व है, और इसकी पहली कक्षा ही अंतिम कक्षा है, जबकि पहली कक्षा पूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक 250 केवीए की प्राणमित्र में पूर्ण भार तथा अधिकतम दक्षता पर लौह हानियां 2500 वाट है। लौह हानियां मतलब बेटा क्या, WI जो है ये कितनी है, ये आपकी 2500 वाट है। तो अर्धपूर्ण भार पर संपूर्ण हानियां कितनी होंगी। तो बेटा याद रखना, अर्धपूर्ण भार पर जो संपूर्ण हानियां होंगी WI बराबर ये हो जाएंगी तुम्हारी WE प्लस WH। यहाँ पर बोला अधिकतम दक्षता की स्थिति में, तो अधिकतम दक्षता की स्थिति में संपूर्ण लौह हानियां इतनी है, ठीक है। संपूर्ण लौह हानियां बेटा इतनी है, तो यहाँ पर बनेंगे दो हिस्से, एक होगा आपका WI और एक होगा आपका WH, एक होगा WE। तो इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगी 250 वाट, और इसका आधा कर लेंगे 125 वाट, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगी 125 वाट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा है अर्धपूर्ण भार पर ताम्र हानियां क्या होंगी। बेटा इसको ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा लॉन्ग मिस्टेक बताए हैं, इसको हम लोग इसको दोबारा देख लेते हैं। दोबारा देखते हैं इसको। यहाँ पर इसको हम दोबारा समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको थोड़ा सा दोबारा समझेंगे, इस पॉइंट को दोबारा समझते हैं। बेटा यहाँ पर WI जो होता है ये WC के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। कॉपर लॉस जो होते हैं ये आयरन लॉस के बराबर हो जाते हैं, या आयरन लॉस जो होते हैं ये कॉपर लॉस के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अर्धपूर्ण भार पर संपूर्ण हानियां ज्ञात करनी है। तो बेटा जितना आपका आयरन लॉस होगा और इसी में हम कॉपर लॉस जो होगा इसका बाई 4 कर देंगे, तो आयरन लॉस आपका है 250 वाट। इसी के तुल्य आपका कॉपर लॉस भी होगा WC, तो WC का भी वैल्यू 250 वाट होगा, और इसी में हम 4 का भाग दे देंगे। अर्धपूर्ण भार में कॉपर लॉस जो होता है वो चेंज होता है बेटा, कॉपर लॉस चेंज होता है, जबकि इसकी वैल्यू अब बनेगी जाकर के 250 प्लस, और इसका 4 का इसमें भाग दे देंगे, 4 से 24, और फिर 4 दूनी 8, और इसके बाद 0.5 इतना आएगा। अब इस दोनों वैल्यू को जब जोड़ देंगे बेटा ऑप्शन बनेगा आपका D नंबर, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वोल्टता नियमन की गणना करें। यदि ट्रांसफार्मर का समरूप प्रतिरोध कितना है, समरूप प्रतिरोध जो R है इसकी वैल्यू कितनी है, जो R है इसकी वैल्यू कितनी है 2%, जबकि समरूप जो प्रतिघात है बेटा, समरूप प्रतिघात जो X है इसकी वैल्यू कितनी है 4%, और शक्ति गुणक आपका कितना दिया गया है 0.8 लैगिंग दिया गया है, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू किसका दिया गया है, cos फाई का। हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर अब हम किस पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान निकालते हैं, और किस पर निकालते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पर। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकलेगा बेटा, तो परसेंटेज VR जो निकलेगा वोल्टेज रेगुलेशन, ये कितना निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले R, और यहाँ हो जाएगा आपका cos फाई, ये परसेंटेज में रहता है। और यहाँ पर अगर लैग लिखा है तो बेटा यहाँ पर हम प्लस करते हैं, और जब यहाँ पर लीड लिखा होता है तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर X लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका साइन फाई। यहाँ पर बेटा cos फाई का मान कितना दिया गया है, cos फाई का मान 0.8 दिया गया है। एक दिन मैंने बताया था अगर ये cos फाई का मान 0.8 है तो साइन फाई का मान जो है 0.6 होता है बेटा, याद रखना।
और यहाँ पर प्रतिशत आर दिया गया है 2 इंटू पावर फैक्टर का वैल्यू हम रखेंगे 0.8 प्लस अब एक्स का वैल्यू रखेंगे 4 और इंटू पावर जो साइन फाई का मान है उसको रखेंगे 0.6, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस 4 छंग 24 हो जाएगा, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये 4% रेगुलेशन निकल करके आ जाएगा। और कैसा रेगुलेशन आएगा? धनात्मक आएगा। ऑप्शन आपका बी राइट है। फॉर्मूले को बढ़िया से याद रखना, ये मैंने किसके लिए बताया था आपको? लैगिंग के लिए। अब लीडिंग के लिए अगर मान लीजिए लीडिंग पावर फैक्टर यहाँ पर दिया गया है, लीडिंग पावर फैक्टर दिया गया है, इसके लिए प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन अगर मांगेगा, प्रतिशत वी आर का वैल्यू अगर मांगेगा तो बेटा यहाँ पर हम आर कॉस फाई और ये लीड है तो यहाँ पर माइनस करते हैं एक्स साइन फाई, ये हो जाएगा। अगर वो किस पर इकाई शक्ति गुणक पर अगर इसका इकाई पावर फैक्टर पर इसका मान पूछेगा रेगुलेशन का तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा परसेंटेज वी आर इक्वल टू आर कॉस प्लस माइनस ये फाई हो जाएगा यहाँ प्लस माइनस एक्स साइन फाई। तो यहाँ बेटा 3 प्रकार से रेगुलेशन निकाला जा सकता है, इकाई शक्ति गुणक के द्वारा, लीडिंग शक्ति गुणक के द्वारा और यहाँ पर लैगिंग शक्ति गुणक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपका लैगिंग का था इसलिए मैंने लैगिंग पर सॉल्व किया है। लीडिंग पर होता तो इसको लेते और शून्य पर होता या इकाई पर होता तो हम इसको लेते। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात 1:5 है और उसके द्वितीय टर्मिनल के अक्रॉस प्रतिरोध 1000 ओम है। तो यहाँ बेटा R2 का मान दे रखा है, कितना दिया गया? 1000। ठीक है ना, 1000 ओम दिया गया। इसके बाद K का वैल्यू भी दिया गया। यहाँ K का वैल्यू हमको रखना होगा 5/1, क्योंकि बेटा ये होता है आपका N2 और इधर वाला होता है N1। तो जब हम रूपांतर अनुपात निकालते हैं तो बेटा N2/N1 रखा जाता है और यही होता है आपका K के इक्वल। तो यहाँ आपकी वैल्यू जो बनेगी, ये क्या कह रहा है? प्राथमिक कुंडन का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं R2/R1 इक्वल टू K²। यहाँ पर K को स्क्वायर में लिया जाता है। अब क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक कुंडन का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बेटा R2 को यहीं रहने दीजिए, इसका इधर भाग लगा दीजिए तो ये भाग में आ जाएगा K² और बराबर आपका R1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकालेंगे। R1 बराबर R का मान 1000 दिया गया है और K का मान हम 5 का स्क्वायर रख देंगे। तो बेटा आपका कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1000 बटे ये हो जाएगा आपका 25, काट देंगे तो बेटा आपका 40 ओम आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्रानियां 2800 वाट, अर्धपूर्ण भार पर ताम्रानियां कितनी होंगी? तो बेटा अभी बताए थे अधिकतम दक्षता की स्थिति में जो पूर्ण भार पर ताम्रानियां होंगी ये होंगी बेटा 2800 और जितना भार रहेगा उसका हम 1 बटे करके स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2800 गुणे 1/2 का स्क्वायर 4 से इसको काट देंगे, 4 7 28 तो आपका 700 वाट आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर की आउटपुट शक्ति 600 वाट और हनिया जो है वो 200 वाट है, तो पारामीटर की दक्षता क्या है? बेटा आपको बता दें कि जो दक्षता होती है, परसेंटेज इफिशियंसी जो होती है, ये आपका होता है आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉस होता है। तो दक्षता जब हमको निकालनी होगी तो आउटपुट बेटा 600 दिया गया है और आउटपुट फिर से हम रखेंगे कितना? 600 ही रखेंगे और प्लस हानियां रख देंगे 200 और इंटू कर देंगे 100। ठीक है, इंटू कर देंगे 100, ऊपर हो जाएगा आपका 600 गुणे 100 बटे 800। ठीक है, यहाँ 800 हो जाएगा। क्या करेंगे? 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर, 4 से इसको काटते हैं और 4 से इसको भी काटते हैं, ये 25 आएगा। 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 3 आएगा। तो बेटा आपका जो आंसर है ये 75% बनेगा जाके, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
एक ट्रांसफार्मर में R01 इक्वल टू R1 प्लस R2 बटे के स्क्वायर निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? तो याद रखना बेटा, जो संपूर्ण प्रतिरोध होता है प्राथमिक का, उसको हम R01 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्वितीयक का संपूर्ण प्रतिरोध होता है इसको R02 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको, और प्राथमिक कुंडली का जो प्रतिरोध होता है इसको R1 के द्वारा, जो द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध होता है इसको R2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला किसे प्रदर्शित करेगा? तो ये आपका प्राथमिक प्रतिरोध हो गया और ये द्वितीय का प्रतिरोध जो प्राथमिक की तरफ आया है, तो मतलब प्राथमिक कुंडलन का समतुल्य प्रतिरोध या संपूर्ण प्रतिरोध कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका सी सही। ठीक है, अब यदि यहाँ पर ये न दे करके कुछ और दे देता तो आपका R02 का वैल्यू अगर निकालना होता बेटा, तो R2 प्लस R1 के स्क्वायर, ये आपका R02 है। R01 अगर नोट करेंगे तो ये हो जाएगा R01 बराबर आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 बटे के स्क्वायर। ठीक है बेटा, इनको दोनों को याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। इसमें के मान के लिए हम क्या करते हैं, ये होता है आपका R2 बटे R1 इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर जो ये समीकरण दिया गया था, ठीक है, ये समीकरण जो दिया गया था, तो इस समीकरण के द्वारा हम किसकी पहचान कर सकते हैं? इस ऑप्शन की पहचान कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आज यहीं तक सेवा थी और इस प्रश्न का जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेटा मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं और इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पर आपकी आंसर शीट है, इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में इसको बांटिए। जितना ज्यादा बांटेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। बेटा आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है, आप लोग हमारी वीडियो को देख करके और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। बच्चा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, हमारा वीडियो शेयर करिए। मैं आपको अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और ऐसी थ्योरी पढ़ाऊंगा जो आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। बेटा आपको प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड आपको थ्योरी बताई जाएगी, इसमें से कोई भी त्रुटियां नहीं होंगी। तो बेटा याद रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करना है, और आपकी इच्छा है लाइक करना है तो कर दीजिए, परंतु बेटा शेयर जरूर करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारा ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप किसी भी समय कोई भी प्रश्न का जवाब पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे प्रश्न शेयर कर सकते हैं। इस नंबर पर हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों है, इस नंबर से ही आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपने घर वालों का और अपने गुरुओं का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।